करोड़ लोग थे जो बकरवाल थे। तो मैं गया बकरवालों की झोपड़ियों में सर, मैं बकरवालों की झोपड़ियों में गया। वो श्री सुशील कुमार, थैंक यू जांगड़ा जी, थैंक यू। सुशील कुमार मोदी जी। सभापति महोदय, जब से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में पंडित नेहरू के ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर का जिक्र किया है, तब से नेहरू पर चर्चा होने लगी है। अमित शाह जी ने दो बात कही कि युद्ध विराम का फैसला ये पंडित नेहरू ने लिया, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का जो फैसला था वो पंडित नेहरू का था। और कांग्रेस के लोग कहते कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि उनका सामूहिक फैसला था। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा, उस समय देश के कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस रॉबर्ट रे बूचर। उन्होंने कई पत्र लिखे पंडित नेहरू के, और जिसमें यह लिखा उन्होंने कि सेना थक गई है, सेना को रिफ्रेशमेंट चाहिए, सेना को अब आगे लड़ने की स्थिति नहीं है, दिक्कत हो रही है। तो पंडित नेहरू ने रॉबर्ट रे बूचर के सुझाव पर और युद्ध विराम का फैसला किया। मैं केवल सदन से ये जानना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति एक ब्रिटिश कमांडर के कहने पर कोई फैसला लेता है? क्या उनका स्व-विवेक या स्व-निर्णय नहीं था? और मैं तो सती महोदय, मैं तो ये कहूँगा कि अंग्रेजों ने पंडित नेहरू का इस्तेमाल किया। ही वॉज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ ब्रिटिशर्स। और इतना ही नहीं सती महोदय, जब सरदार पटेल ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का विरोध किया, और पटेल ने कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान बुलेट खरीदने में करेगा, तब अंग्रेजों ने क्या किया? माउंट बेटन का इस्तेमाल किया नेहरू तक पहुंचने के लिए, ताकि नेहरू गांधी को प्रभावित करें, और तब जाकर 55 करोड़ रुपया और पाकिस्तान को दिया गया। सती महोदय, 27 दिसंबर 1947 को गांधी यूनाइटेड नेशंस में जाने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठकर मामले को सुलझा लें, मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। और तब सरदार पटेल ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज बिकम इन सिक्योरिटी काउंसिल। और सती महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया था, और जब अंबेडकर ड्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं हुए, तब पंडित नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के मंत्री गोपाल स्वामी अयंगार को 370 आर्टिकल के ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया। पटेल ने जब ऑब्जेक्शन किया, सती महोदय, और पंडित नेहरू विदेश में थे, और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने 370 का प्रस्ताव रखा गया, तो मौलाना आज़ाद और स्वयं गोपाल स्वामी अयंगार, दो लोगों को छोड़कर पूरी वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो कहते हैं, और ऑन रिकॉर्ड आप कहेंगे तो मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ, नेहरू बाहर थे, पटेल से उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कन्विंस करने की जिम्मेवारी आपकी है। पटेल दुविधा में थे, वो नेहरू से कटुता नहीं चाहते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक बुलाई गई तो मेंबर्स ने उसका विरोध किया। तब पटेल ने कहा कि नेहरू की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वचन दिया है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने के लिए। पटेल इसके दुष्प्रभाव को देखने के लिए सभापति महोदय जीवित नहीं थे, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बिल आया तो सीपीआई के हसरत मोहानी, उन्होंने कहा कि यह भेदभाव क्यों, बड़ौदा को क्यों नहीं। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका विरोध हुआ, तब उसको टेम्परेरी के रूप में उसको और शामिल किया गया। सती महोदय, वी शंकर जो पटेल के बायोग्राफर हैं, उन्होंने लिखा उनकी बायोग्राफी में कि पंडित नेहरू ने संसद में 1952 में ये गलत बयानी की, और ये कहा कि मैं अकेले नहीं था, कश्मीर के मामले में सारे लोग शामिल थे, सरदार पटेल वॉज ऑल द टाइम डीलिंग विद दिस मैटर। तो वी शंकर ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए सभापति महोदय, जो अमित शाह जी ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास तथ्यों के साथ उन्होंने इन बातों को रखा है। आज भले कांग्रेस के लोग इसको नकार दें। साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने इस बिल के अंदर और ओबीसी, पहले शब्द प्रयोग था कमजोर और वंचित वर्ग, उसके स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग
शब्द रखे जाने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसकी हवा निकल गई। क्या हुआ कास्ट सेंसस का? और मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, और जहां से आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये बताएं कि कर्नाटक में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, आज 8 साल बीत गए, आज तक क्यों नहीं सिद्धारमैया की सरकार ने कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़ों को और सार्वजनिक करने का काम किया? ऑनरेबल मेंबर ऑन द सब्जेक्ट, जी कम टू द सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ सभापति महोदय। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। और इस नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, खड़गे जी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब खड़गे जी ने कहा कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा क्यों आते हो। मुझे आपके ओबीसी बोलने का कोई एतराज़ नहीं है, पर खड़गे जी के प्रांत तक मत पहुंचिए। इसलिए खड़गे साहब इसको जनरल रखिए। कर्नाटक में कब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है? अब तो आपकी सरकार बनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हो। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साइन किया मेमोरेंडम पर कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक न किया जाए। अब तो तेलंगाना में आपकी बात में, खड़गे साहब बाद में बोल लीजिएगा। सर, मैंने तो आपकी काफी वकालत की। आपने प्रधानमंत्री जी को जब कहा कि आप बार बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों आते हैं। जोशी साहब ने जो बोला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और इन्हों भी कर रहे हैं। और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है, वो सब लोग विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दिया है। अगर इस ओबीसी कमीशन का जो अभी कास्ट सेंसस को अगर पब्लिक करते हैं तो हम विरोध में जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा खड़गे साहब, आप ही कर्नाटक से ही आते हैं। बैठिए। इसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया आपने। जी सभापति महोदय, जब अपर कास्ट के आप लोग हैं ना, तब सब लोग मिल जाते हैं अंदर से और दूसरों को ये बोलते हैं आप भी हैं वो भी है। इसे जी सभापति महोदय, खड़गे साहब यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनसे आग्रह करूंगा अगर हिम्मत है तो इसी सदन में ऐलान करें कि अगले 1 महीने के भीतर ये कर्नाटक के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। और अब तो आपकी सरकार तेलंगाना में बन गई, समग्र कुटुंब सर्वे हुआ, केसीआर थे, आज तक जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आप घोषणा करें कि तेलंगाना के जो समग्र कुटुंब सर्वे हुआ था उसमें जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। और फिर जिन राज्यों में आपकी बची कुची सरकार है वहाँ जातीय गणना कब प्रारंभ करेंगे? हिमाचल में तो 1 साल हो गया, आज तक आपने जातीय गणना प्रारंभ नहीं की। और बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुई, जो जातीय सर्वे हुआ, उसके तो हवा निकल गई। सारी जातियां विरोध में खड़ी है, घर बैठे सर्वे कर लिया गया, जिसकी संख्या 40 लाख थी उसकी संख्या 20 लाख दिखा दी गई। कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया। सभापति महोदय, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है ये तो हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? क्यों नहीं काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में पार्लियामेंट सुपुर्द हो गई, क्यों नहीं उसको स्वीकार किया गया? क्यों नहीं 15 साल तक कांग्रेस बैठी रही? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन क्यों नहीं किया? क्यों अटल अडवाणी जी का इंतजार करना पड़ा, मोरारजी देसाई का? और 1977 में 80 में सेकंड मंडल कमीशन का गठन हुआ, फिर 10 साल बैठे रहे, उसको लागू नहीं किया। फिर बीजेपी की जब सरकार, बीजेपी के समर्थन से जब वीपी सिंह की सरकार आई, तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा है कि अब कोई जाति नहीं है, 4 जातियां हैं केवल, युवा, महिला, गरीब, किसान, और सभी जातियां, ये सभी जातियां इसी के अंदर और समाहित हो गई।
Please, you see, Dr. John Prakash is very brilliant. सभापति You महोदय, start reacting, he succeeds. Don't do that. और सभापति महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बीके हांडिकिन के पार्टी के बड़े नेता रहे, बैकवर्ड क्लासेस कमेटी के चेयरमैन थे। 3 बार उन्होंने रिपोर्ट दिया, पार्लियामेंट को 3 बार रिपोर्ट दिया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी दर्जा नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब ओबीसी आयोग को और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। सभापति महोदय, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, उसमें ओबीसी का आरक्षण किसने दिया? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने दिया? नीट में किसने आरक्षण दिया? सभापति महोदय, इसलिए केवल मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस डाल देने से और ओबीसी समाज आपको वोट देने वाला नहीं है। और आज तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि जो बचा खुचा भी जो ओबीसी का वोट महागठबंधन के पास था, इंडी के पास था, वो भी उसकी भी पूरी की पूरी और हवा निकल गई। इसलिए सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हुआ कि आपने ये महत्वपूर्ण, और आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से धारा 370 को अपहेल्ड करने का काम किया है और सर्वसम्मति से 5 जजेस की बेंच ने उसको अपहेल्ड किया है और कहा कि ये कभी टेम्परेरी हो नहीं सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को इस बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई देता, धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री अमित शाह